आज एक ऐसे मुद्दे की पड़ताल करते हैं जो आने वाले वक्त में भारत के राजनीतिक नक्शे को, पावर के पूरे बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकता है। बात हो रही है 2026 में होने वाले परिसीमन की। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें देश के शक्ति संतुलन को पूरी तरह से हिला देने की ताकत है। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक नक्शे पर कुछ लकीरें दोबारा खींच देने से पूरे देश का पावर डायनामिक्स कैसे बदल सकता है, और आखिर क्यों ये मुद्दा भारत के भविष्य के लिए इतना बड़ा और कह सकते हैं संवेदनशील बन गया है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये परिसीमन आखिर है क्या भला। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये इलेक्शन के लिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ना, उनकी बाउंड्रीज को फिर से तय करने का एक संवैधानिक प्रोसेस है। और इसका मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि देश के हर नागरिक के वोट की ताकत, उसका वजन बराबर हो। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ये प्रक्रिया अभी इतनी जरूरी क्यों हो गई? इसका जवाब छिपा है भारत के इतिहास में। तो चलिए जरा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद देश में परिसीमन होता रहा, लेकिन 1976 में कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संशोधन के जरिए लोकसभा की सीटों को 1971 की जनगणना के हिसाब से फ्रीज कर दिया। अब वजह ये थी कि जो राज्य फैमिली प्लानिंग को कामयाबी से लागू कर रहे थे और अपनी आबादी कंट्रोल कर रहे थे, उन्हें कम सीटों के रूप में सजा न मिल जाए। इस रोक को बाद में 2026 तक बढ़ा दिया गया, और अब वो 2026 की डेडलाइन बिल्कुल करीब आ रही है जब ये रोक हट जाएगी। अब इतने दशकों से जो ये फ्रीज लगा हुआ है, उसका नतीजा क्या हुआ है? नतीजा ये है कि आज प्रतिनिधित्व में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। एक उदाहरण से समझिए, उत्तर प्रदेश जैसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में आज करीब 30 लाख लोगों के ऊपर एक सांसद है, जबकि केरल या तमिलनाडु जैसे राज्यों में ये आंकड़ा लगभग 18 लाख पर एक सांसद का है। अब ये तो सीधे सीधे हमारे एक व्यक्ति एक वोट वाले लोकतांत्रिक सिद्धांत पर ही सवाल खड़ा करता है ना? तो जब 2026 के बाद ये फ्रीज हटेगा तो असल में होगा क्या? चलिए अब जरा आंकड़ों के खेल से समझने की कोशिश करते हैं कि भारत का सियासी नक्शा किस तरह से बदल सकता है। तो पहला सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए लोकसभा की कुल सीटें 543 ही रहती हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर बहुत ही नाटकीय होगा। आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश को 14 और बिहार को 9 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दक्षिण के राज्यों जैसे तमिलनाडु और केरला को अपनी मौजूदा सीटों में कटौती देखनी पड़ सकती है। सोचिए, एक तरफ फायदा और दूसरी तरफ नुकसान। अब दूसरा सिनारियो यह है कि सीटों की संख्या ही बढ़ा दी जाए। मान लीजिए करीब 848 कर दी जाएं। अब सुनने में तो ये एक बेहतर हल लगता है, ताकि किसी भी राज्य की सीटें कम ना हो, लेकिन इसमें भी एक पैंच है। भले ही दक्षिणी राज्यों की सीटें कम ना हो, लेकिन संसद में उनकी जो ओवरऑल पावर है, उनका जो हिस्सा है, वो फिर भी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर नई सीटें तो उत्तर भारत के राज्यों के खाते में ही जाएंगी। और वो पेंच इस चार्ट में बिल्कुल साफ दिखता है। अगर 8448 सीटों वाला सिनेरियो आता है तो राजनीतिक शक्ति का जो केंद्र है वो उत्तर की ओर खिसक जाएगा। अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार का दबदबा संसद में काफी बढ़ जाएगा, जबकि 5 दक्षिणी राज्यों का कुल हिस्सा उनसे कहीं कम रह जाएगा। और ये जो नंबर गेम है ना, यही हमें इस विवाद के बिल्कुल सेंटर में ले आता है। भारत के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक बुनियादी टकराव, एक गहरी बहस। देखिए, उत्तर के राज्यों का तर्क लोकतंत्र के मूल सिद्धांत पर टिका है कि जहां ज्यादा लोग वहां ज्यादा प्रतिनिधित्व, और यह संविधान का भी आदेश है। वहीं दक्षिण के राज्यों का कहना है कि ये तो हमारी सफलता की सजा हुई। हमने परिवार नियोजन अपनाया, विकास पर ध्यान दिया, और अब हमें अपनी राजनीतिक आवाज ही खोने का डर सता रहा है। दक्षिणी राज्यों की दलील काफी मजबूत है। उन्होंने विकास के हर पैमाने, चाहे वो लिटरेसी रेट हो या पर कैपिटा इनकम, उस पर बेहतर प्रदर्शन किया है और देश की जीडीपी में 30% से ज्यादा का योगदान करते हैं। तो उनका डर यह है कि संसद में उनकी कम होती आवाज का असर भाषा नीति, जीएसटी जैसे टैक्स के बंटवारे और संसाधनों के आवंटन जैसे अहम मुद्दों पर पड़ेगा, जहां शायद उनके हितों को नजरअंदाज कर दिया जाए। और ये बहस सिर्फ अखबारों या टीवी स्टूडियोज तक ही नहीं है। नहीं, ये अब भारत की राजनीतिक रणभूमि का एक सेंट्रल पॉइंट बन चुकी है, और बड़े बड़े नेता इस पर खुलकर अपना स्टैंड ले रहे हैं। जैसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इसे दक्षिण भारत के साथ एक बड़ा अन्याय बताया है। उनके जैसे नेताओं का साफ मानना है कि जिन राज्यों ने केंद्र की नीतियों को मानते हुए अपनी आबादी पर काबू पाया, आज उन्हें ही इसकी सजा दी जा रही है। तो ये जो राजनीतिक मतभेद है वो बिल्कुल साफ है।
एक तरफ एम.के. स्टालिन जैसे विपक्षी नेता हैं जो कह रहे हैं कि ये परिसीमन दक्षिण की आवाज को दबा देगा और वो संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये तो एक संवैधानिक जरूरत है और राज्यों के अच्छे काम का इनाम किसी और तरीके से दिया जाना चाहिए, ना कि सीटें रोककर। तो अब इस टकराव की स्थिति में क्या कोई समाधान मुमकिन भी है? क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जो लोकतंत्र के सिद्धांत और हमारे संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर के सम्मान के बीच एक बैलेंस बना सके? एक्सपर्ट्स कई रास्ते सुझा रहे हैं। एक तो ये कि भाई इस फ्रीज को कुछ और समय के लिए जारी रखा जाए। दूसरा, राज्यसभा को ज्यादा शक्तियां दी जाएं, जहां हर राज्य को बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है। कुछ का यह भी मानना है कि सिर्फ जनसंख्या नहीं बल्कि विकास के पैमानों को भी सीटों के बंटवारे का आधार बनाया जाए, या फिर सीटों को इस तरह बढ़ाया जाए कि किसी भी राज्य को अपनी सीट का नुकसान ही ना हो। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन समाधानों में से किसी पर भी राजनीतिक दलों के बीच कोई आम सहमति, कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा है और घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है, क्योंकि 2026 की डेडलाइन अब ज्यादा दूर नहीं है। और आखिर में हम उसी मूल दुविधा पर वापस आ जाते हैं। एक तरफ लोकतंत्र का सिद्धांत है जो कहता है अधिक लोग अधिक प्रतिनिधित्व, और दूसरी तरफ विकास और राज्यों के बीच बराबरी का सवाल है। यह सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की, उसकी अलग अलग पहचानों की और आर्थिक न्याय की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। असली सवाल तो ये है कि क्या भारत 2026 में यह संतुलन खोज पाएगा?